हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग वर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम पूरी देखेंगे कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं या हमें क्या नीड है एवरग्रीन रेवोल्यूशन की इंडिया में। हम उन सब चीज़ों की डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। यानी हम सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर, आपको पता है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर जीडीपी में 19% का शेयर प्रोवाइड करता है, जिसी के साथ ये जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया की 60% पॉपुलेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये एग्रीकल्चर आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट जो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ पे है और इसी के साथ पॉवर्टी और हंगर जैसे इश्यूज़ को भी कम करता है, लोगों के अच्छे लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें वैसे ही फूड ग्रेन्स की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि उनकी स्कैरसिटी ना आए। इसलिए एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या है कि द चैलेंजेस लाई इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर विद लेस एंड फ्यूअर रिसोर्सेज। Only increased productivity that is ecologically sustained can ensure higher production of food grains. Food security involves an increase in food grain production and distribution which is accessible and affordable. Stagnation of food grains production is the biggest concern of the recent times. Thus, the evergreen revolution is in the need of the hour. हमारे लिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। फूड सिक्योरिटी में हमें पॉपुलेशन के लिए हमारी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए और जो फूड ग्रेन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो नॉर्मल जनता के लिए, आम जनता के लिए वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। हम हमारे आज के टाइम में जबकि फूड ग्रेन्स की स्टोरेज है, यानी उनको एक जगह में भारी मात्रा में इकट्ठा करना, वो एक बिगेस्ट कंसर्न है क्योंकि हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज अभी नहीं है। तो जो हमारा एवरग्रीन रेवोल्यूशन है वो नीड ऑफ द आवर है। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या। आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे जो दूसरे 5 ईयर प्लान का एक हिस्सा था, जिसमें हमें जो अपने फूड की जो सेल्फ सफिशेंसी थी इंडिया की, उसे प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लॉन्च किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स सच एज राइस एंड व्हीट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई मैनेजमेंट टेक्निक्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, ग्रीन रेवोल्यूशन उसी के रेफर में था जिससे कि हम हाई यील्ड वाले क्रॉप्स का यूज़ करके हमारी प्रोडक्शन हाई कर सकें और इससे इंडिया को अपनी सेल्फ सफिशिएंसी, जिससे वो आत्मनिर्भर हो जाए अपने फूड ग्रेन्स के लिए। फ्रॉम 1960s मेजर चेंजेस वर मेड टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर इरिगेशन। जो 1960s के बाद थे उसमें जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे उसे चेंज करके हमने काफ़ी नए चेंजेस किए और जो काफ़ी एरिया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर हमने इरिगेशन के अंडर लेके आए। कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड फार्म मैकेनाइजेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। सेवरल पॉलिसीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल support were introduced like subsidies for fertilizers and groundwater extraction, minimum support price दिए गए for food grains and procurement and public distribution of grains. This made India an exporter of food grains, जहाँ हमें इससे जिस ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जहाँ हम खुद के लिए फूड नहीं कर पा रहे थे पूरा, इसके बाद हम एक्सपोर्टर बन गए फूड ग्रेन्स के। हम बाहर के देशों में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाने लगे। इंडिया हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड्स second largest producer of both wheat and rice and the largest exporter of rice. आज के टाइम में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट और राइस का और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। तो ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही हो सका है दोस्तों। ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यूज़ किए थे जो आपके हाई यील्ड वाले जैसे बीज थे, सीड्स थे, वो वाले यूज़ किए थे हमने, जिससे हमारी प्रोडक्शन डबल होगी। और जैसे प्रोडक्शन डबल होने के बाद जो हमारी प्रोसेसिंग की या जो एग्रीकल्चर में जितने भी लोग थे उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, इससे हमें हमारी फूड सिक्योरिटी इंक्रीज़ हुई। और जैसे ही जब हमने हाई यील्ड सीड्स का यूज़ किया तो हमारी यील्ड भी हाई होने लगी। मतलब जो फसल जो हमें प्रोडक्शन हो रही थी उतनी ही ज़मीन से जितना पहले हम नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से कर रहे थे, जब हम मैकेनाइजेशन में गए,
जब हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग की तो हमारी यील्ड भी हाई हो गई, जिससे हमें जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने लगा। और जब एम्प्लॉयमेंट जैसे कि जनरेट हुआ, हाई यील्ड हुई, तो इसकी वजह से जो लोगों के अंदर पॉवर्टी थी वो ख़त्म होने लगी। और अब हम इसी के साथ बात करते हैं जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स में बात करेंगे, जो आपके ज़्यादा जोर वीट और राइस पे दिया गया था, या जो नॉन फूड जो ग्रेन्स थे उन्हें बाहर रख दिया गया, क्योंकि उस टाइम हमारा ये था कि हमें सबसे पहले जो अपनी सेल्फ सफिशेंसी के लिए या खाने के लिए लोगों के लिए फूड इकट्ठा करना है, तो इसलिए सिर्फ वीट और राइस के जो प्रोडक्शन थी उन पे ही ध्यान दिया गया। इसी का दूसरा पॉइंट है लिमिटेड कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, जो मतलब restricted to only 5 crops: wheat, rice, jowar, bajra and maize. Regional disparities, like most affected areas are Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh in the north and Andhra Pradesh and Tamil Nadu in the south. इन एरियाज़ के अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट है वो बहुत कम हुआ, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, और आपके जो हम बात करें साउथ में भी सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा आपको बहुत कम एरियाज़ में जा पाया। एक्सेसिव यूजेस ऑफ केमिकल लाइक फर्टिलाइजर्स एंड अदर, जो यूरिया वगैरह आपके यूज़ होने लगे बहुत ज़्यादा एक्सेस में फॉर हाई यील्ड सीड्स के लिए। वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हुई, क्योंकि जो हाई यील्डिंग सीड्स थे उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी एज़ कम्पेयर टू जो आपके ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर वेल्स थे वो सूखने लगे। और एक्सेसिव केमिकल यूज़ की वजह से आपके सॉइल के और क्रॉप प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट होने लगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, और जिसकी वजह से आपके हेल्थ हज़ार्ड भी स्टार्ट हुए, क्योंकि जब हम फसलों पे यूज़ करते हैं केमिकल्स वगैरह तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते ही हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें नीड्स क्या हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन की। जैसे कि हम जानते हैं कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन के एक्सप्लॉइटेशन से जो हमारे प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं उनको कम करने के लिए हैं। तो अब हमारे जैसे कि हमें पता है कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या डिमेरिट्स रही हैं, जैसे कि more than 5 decades after India launched the Green Revolution, it has not only failed to eliminate hunger but also malnutrition is at its high। क्योंकि जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन थे उसके अंदर आपके वीट और राइस, जैसे कि हमने 5 क्रॉप्स की बात की, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया गया, ना कि पूरे न्यूट्रिशनल साइकिल पे या इस चीज़ पे फोकस किया गया था। वीट एंड राइस हैव लार्जली डिस्प्लेस्ड more nutritious pulses and other cereals such as millets in consumptions. Soil has lost its fertility due to unscientific application of fertilizers. Due to the mechanization of agriculture, the likeness for sons instead of daughters led to a skewed sex ratio in Punjab and Haryana. Indian agriculture became cereal-centric and regionally biased. Waterlogging in fields and salinity increased due to excess irrigation. Farmers got burdened with debts from money lenders and banks and etc. इसी के साथ हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन के 4 कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहला है इको एग्रीकल्चर। इको एग्रीकल्चर के लिए हम उन इस तरह के एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं जिससे आपकी जो एनवायरनमेंट है या आपकी सॉइल है या जो भी उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उन्हें कम से कम इफ़ेक्ट पड़े, जो भी हमारी तरफ से आर्टिफिशियल जो हम केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं उनका इस तरह से कुछ यूज़ करें कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इकोलॉजी को सस्टेन करके रखे, ना कि उसे ख़राब करे। दूसरा आपके रहने वाले बायो विलेजेस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑन फार्म एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड। थर्ड पॉइंट है हर विलेज में एक विलेज नॉलेज सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टाइम एंड लोकल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, डाटा ऑन क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, इको टेक्नोलॉजीज, माइक्रो क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेज प्लस नंबर ऑफ रेलिवेंट इशूज सारे कंसिडर किए जाएंगे इसके अंदर। फोर्थ है एथिक्स एंड इक्विटीज इन इकोनॉमिक, सोशल एंड जेंडर डिवाइड। इसी के साथ एवरग्रीन रेवोल्यूशन का एक कंटेंट ये भी है कि ताकि लोगों में इसके लिए एक अवेयरनेस फैलाई जाए सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, और जिससे कि जो आपका जेंडर डिवाइड है वो कम किया जा सके और जो आपकी सेक्स रेशो अच्छा किया जा सके। तो ये सारे मिलके एवरग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, जो कि आपके 4 कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ एंड तक बने रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।